नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ सोहेल खान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश के सबसे बड़े सियासी मुद्दे से। पेगासस जासूसी मुद्दे पर देश की सियासत उबल रही है। दिल्ली से लेकर हर राज्य में इसकी गूंज सुनाई दे रही है। एमपी में भी इस मुद्दे पर कांग्रेस बनाम बीजेपी है, लेकिन यहां जासूसी के साथ जाति का भी खेला है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। पीएम मोदी को भी है अंदाजा, कांग्रेस खेलेगी जासूसी और जाति का खेला। एमपी बीजेपी में पहले से ही अलर्ट, कमलनाथ लगा चुके ओबीसी आरक्षण की रट। देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने। ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं। और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मंत्रिमंडल में नवनियुक्त सदस्यों को लोकसभा में इंट्रोड्यूस समझा जाए। पीएम मोदी ने संसद के मानसून सत्र के पहले दिन दलित, महिला, ओबीसी, किसान का जिक्र करके विपक्ष के रवैये पर सवाल उठाए। उसी विपक्ष पर जो मोदी सरकार को पेगासस जासूसी मामले पर घेर रही थी। यूं तो आम जनता के लिए पीएम मोदी का बयान महज विपक्ष पर आरोप भर है। हंगामे की वजह से संसद में नए मिनिस्टर्स का इंट्रोडक्शन नहीं होने से वो नाराज हुए, लेकिन जब उसे सियासी चश्मे से देखते हैं तो इस बयान का दायरा बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी इसे अपने फेसबुक पेज पर शेयर किया है। और तो और मंगलवार को सीएम शिवराज भी कांग्रेस से ऐसा ही सवाल पूछते दिखे। महिलाओं और पिछड़े वर्ग को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्थान दिया तो उनका परिचय तक ना हो पाए, इस बात का प्रयास किया गया। राष्ट्र हमारे लिए प्रथम है, लेकिन कांग्रेस के लिए परिवार प्रथम है। प्रथम और आखिरी भी, लास्ट भी अगर कोई है तो परिवार ही है। और मुझे भी ये समझ में नहीं आता, ऐसी कांग्रेस जिसकी राजनीतिक ताकत ही शून्य हो गई हो, उसकी जासूसी करके हम क्या करेंगे। पेगासस जासूसी मुद्दा एक तरफ, जाति, महिला, किसान दूसरी तरफ। अब सवाल यह है कि दिल्ली से लेकर भोपाल तक बीजेपी किसान और जाति के मुद्दे पर कांग्रेस की घेराबंदी क्यों कर रही है। दरअसल हाल ही में पूर्व सीएम कमलनाथ ने ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठाया था। उन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार का जिक्र करते हुए मौजूदा शिवराज सरकार को निशाने पर लिया था। मैंने ट्वीट किया क्योंकि ओबीसी आरक्षण के बारे में हमने ही कदम उठाया था और मैं ये उम्मीद करता हूँ, मांग करता हूँ सरकार से कि इसे जो हमने नीति बनाई थी ये इसको लागू करें। अब पिछड़े वर्ग को केवल वोट बैंक के लिए अध्यादेश जारी कर दिया गया और बाद में इन्हीं ने स्टे करवा दिया। इन्हीं के रहते हुए स्टे हुआ कोर्ट में। पिछड़े वर्ग की चिंता थी तो ढंग से वर्कआउट करना था। जुलाई के पहले हफ्ते में ओबीसी पर यह सियासी टक्कर एमपी में दिखी जरूर, लेकिन जुलाई खत्म होते होते इसकी गूंज दिल्ली में भी सुनाई देने लगी। अब पेगासस जासूसी मसले पर संसद में कांग्रेस का हंगामा और इस पर देश भर में बीजेपी का पलटवार। देश को बदनाम कैसे किया जाए, कांग्रेस का सोच हमेशा यही रहता है। जब से मोदी जी आए हैं तब से देखो, हमेशा उस विषय को उन्होंने रेज किया है। अगर हमारी सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है, एयर स्ट्राइक करती है, तो सेना पर सवाल उठा देते हैं। राज्य में जिस तरीके से अनुसूचित जाति वर्ग के ऊपर अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं, उनके अधिकार छिने हैं, उनकी आर्थिक आज़ादी छीनी जा रही है, इस बात की चिंता आज हमारी इस बैठक में हुई है। फल इसके बाद ये निर्णय हुआ है कि राज्य में जिस तरीके से अत्याचार अन्याचार की घटना अकेली कांग्रेस नहीं कह रही, इस बात की पुष्टि ग्वालियर की खंडपीठ के 2 माननीय न्यायाधीश द्वारा की गई है। जानकारों की माने तो पेगासस जासूसी मसला अभी और आगे तक खिंच सकता है। रही बात मानसून सत्र के पहले दिन मंत्रियों की जाति के बहाने कांग्रेस पर सवाल उठाने की, तो इसका भी सियासी गणित है। मंडल कमीशन और 2011 के जनगणना के अनुसार देश में एससी, एसटी और ओबीसी की कुल आबादी 77.2% है और 22.8% सवर्ण है।
अंदाजा लगा लीजिए कि सियासत जाति का राग क्यों अलाप रही है। मध्य प्रदेश की बात करें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ 50.9% ओबीसी है। इसी तरह प्रदेश में अनुसूचित जाति 15.6% और अनुसूचित जनजाति की आबादी 21.1% है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस मध्य प्रदेश में जाति का कार्ड खेल चुकी है। सपाक्स और जेएस जैसे संगठन बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर चुके हैं। सवाल यही है कि 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में जाति का कोई खेला भी होने जा रहा है। क्या पेगासस जासूसी मुद्दा कांग्रेस भुना पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। इजरायली स्पाईवेयर पेगासस से जासूसी के मुद्दे पर देश में संसद से सड़क तक हंगामा मचा हुआ है। वहीं अब ये मुद्दा पाकिस्तान में भी तूल पकड़ रहा है। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि जिन नंबरों की जासूसी करवाई गई उनमें एक नंबर ऐसा भी है जिसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान एक बार इस्तेमाल कर चुके हैं। ये रिपोर्ट सामने आने के बाद पाकिस्तान की राजनीति में उथल पुथल मच गई है। पाकिस्तानी मीडिया डॉन न्यूज के मुताबिक पाकिस्तान के आईटी मंत्री फवाद चौधरी ने पाक पीएम की जासूसी का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने की धमकी दी है। चौधरी ने जासूसी का आरोप भारत पर लगाया है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक सर्विलांस लिस्ट में भारत के 1000 नंबर और पाकिस्तान के 100 नंबरों को डाला गया था। पेगासस सॉफ्टवेयर से दुनिया भर में जासूसी के मामले में फ्रांस सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। फ्रांस ने पेगासस सॉफ्टवेयर से कथित जासूसी की जांच शुरू करने का आदेश दे दिया है। 16 मीडिया संस्थानों के संयुक्त रिपोर्ट सामने आने के बाद पूरी दुनिया में पेगासस सॉफ्टवेयर से जासूसी का मुद्दा उठ रहा है। वहीं भारत में भी इजरायली कंपनी के इस सॉफ्टवेयर से 300 मोबाइल नंबरों की जासूसी होने का दावा किया गया है। इसमें कई बड़े नेताओं सहित पत्रकार और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का नाम भी शामिल है। आपको बता दें कि इजरायली कंपनी एनएसओ ने पेगासस को विकसित करने के बाद अलग अलग देशों की सरकारों को बेचना शुरू किया। 2013 में सालाना $4 करोड़ कमाने वाली इस कंपनी की कमाई 2015 तक करीब 4 गुना बढ़कर $15 करोड़ से भी ज्यादा हो गई। वहीं 2019 में फेसबुक के सुरक्षा विशेषज्ञों ने पेगासस को एक बड़ा खतरा बताते हुए इस पर केस भी दायर किया था। इसी दौरान व्हाट्सएप ने भारत में कई कार्यकर्ता और पत्रकारों के फोन में इसके उपयोग का खुलासा किया था। और अब बात अगली खबर की। पोर्नोग्राफिक कंटेंट बनाने के मामले में गिरफ्तार शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को 23 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। साथ ही फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए राज कुंद्रा का फोन भेजा जाएगा। मामले में क्राइम ब्रांच ने कुंद्रा को मास्टरमाइंड बताया था। पार्टनर रयान थारप को भी पुलिस हिरासत में भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक राज कुंद्रा एक ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा थे जिसमें पोर्न फिल्म से जुड़े पूरे बिजनेस पर चर्चा होती है। व्हाट्सएप ग्रुप का नाम एच अकाउंट है, जिसमें राज कुंद्रा समेत कुल 5 लोग शामिल थे। ये सभी लोग पोर्नोग्राफिक कंटेंट बनाने के बिजनेस में शामिल थे। बताया जा रहा है कि हर हफ्ते एक पोर्न फिल्म रिलीज की जा रही थी। जो व्हाट्सएप चैट सामने आई है उसमें राज कुंद्रा बिजनेस की मार्केटिंग, सेल्स और मॉडल्स की पेमेंट से जुड़े मसलों पर बात कर रहे हैं। गौरतलब है कि मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बीती रात को फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया था। राज कुंद्रा पर इसी साल फरवरी में केस दर्ज किया गया था। उन पर आरोप है कि वो पोर्नोग्राफिक कंटेंट बनाने और उन्हें मोबाइल ऐप्स पर पब्लिश करने के बिजनेस में शामिल हैं। हालात वो न रखें जो हौसलों को बदलते हैं, बल्कि हौसला वो रखें जो हालात को बदलते हैं। वक्त ने सिखाया, हालात ने बताया, सपनों को समझाया। और फिर शुरू हुई एक बच्चे के सफर की कहानी। वो बच्चा जो अपने सपनों को पूरा करने बाजार में बैठ हालात से करता है लड़ाई, और इस बच्चे की कितनी रंग लाएगी पढ़ाई। तो मिलिए इंदौर के इस फ्यूचर डॉक्टर से। सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, खाने की सबसे मशहूर जगह 56 दुकान, जायके का लुत्फ लेते लोग और कई तरह की खुशबू से महकता
बाजार। 56 दुकानों का ये लंबा रास्ता और रास्ते पर रखी 2 कुर्सियां। कुर्सियों पर सफेद टी-शर्ट में बैठा एक बच्चा, हाथ में किताब, और दूसरी कुर्सी पर है बस्ता। और ये बच्चा बीच बाजार में बैठ दुकान नहीं चला रहा है, बल्कि अपनी पढ़ाई कर रहा है, अपने सुनहरे भविष्य की तैयारी कर रहा है। तो आइए पहले इस बच्चे से आपको मिलाते हैं। मेरा नाम नमन कौशल है। मैं बहुत दिन से यहाँ पे पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं मेरी मासी के साथ में रहता हूँ। मैं आगे जाके डॉक्टर बनना चाहता हूँ, सबकी मदद करना चाहता हूँ। तो सुना आपने, नमन का कहना है कि उनको डॉक्टर बनना है। ये नमन का सपना भी है और सेवा का भाव, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए नमन को किसी ने कोई सजेशन नहीं दिया है, बल्कि ये जरूरत नमन को समय ने सिखाई है। कैसे, वो नमन से ही सुनिए। मेरे घर में 4 कोरोना पेशेंट थे, उसके लिए डॉक्टर नहीं मिल रहे थे। हालांकि अब वो ठीक हो चुके हैं, पर उनके लिए डॉक्टर नहीं मिल रहे थे। इसलिए मैंने, ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको डॉक्टर की कमी पड़ रही होगी, इसलिए मैंने डॉक्टर बनने का सोचा। अब आपको बताते हैं कि नमन बाजार में बैठ क्यों पढ़ाई कर रहा है। तो देखिए, जहां नमन बैठा है उसके ठीक सामने एक फूलों की दुकान है, और ये दुकान नमन की नानी की है। नानी बुजुर्ग हैं, फूलों का व्यापार करती हैं। नमन यूं तो अधिकतर अपनी नानी का हाथ बटाता है, लेकिन जब समय मिलता है तो दुकान के सामने ही शुरू हो जाती है नमन की पढ़ाई। ये 3 घंटे पढ़ाई करता है और बाकी टाइम में फिर खेल लेता है। इसके मम्मी पापा करते हैं, मम्मी है उनकी आशाकारी करता, और पापा फैब्रिकेशन का काम करते हैं। जो काफ़ी टाइम से मैं बीमार हूँ और मुझे कैंसर है, मेरा ऑपरेशन भी हो चुका है। मेरी 2 बेटियाँ विकलांग हैं और ये सबसे छोटी बेटी का बेटा है जिसको हम लोग पढ़ाते हैं। नमन के माता पिता काम करते हैं, इसलिए ज्यादातर नमन अपनी नानी के साथ ही रहता है। लेकिन अब नमन का ये सपना सार्वजनिक हो चुका है। पूरे 56 दुकान के व्यापारियों को अब नमन के सपने के बारे में पता चल चुका है, और पूरे 56 दुकान एसोसिएशन ने नमन को डॉक्टर बनाने का बीड़ा भी उठा लिया है। एक बच्चे का सपना अगर डॉक्टर बनना है तो सपने को प्रोत्साहित करना हमारा काम है। हम लोग इस बात के लिए पूरी तरीके से उसको आश्वस्त करके बैठे हैं कि जब भी आपको ज़रूरत लगेगी, अगर कोचिंग क्लास की होती है, कोई अच्छे स्कूल की होती है, तो हम पूरे जिम्मेदार हैं उसके साथ में। मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकलते ही नहीं। यहाँ बात कोशिश की है, मेहनत की है। फिर फर्क नहीं पड़ता कि आप भले एसी वाली क्लास में ना हो, भले कोई प्रोजेक्टर पर टीचर से नहीं पढ़ रहे हों, अगर आपकी लगन और मेहनत सच्ची है तो फिर मंजिल मिल ही जाती है। अखिलेश सेन, बंसल न्यूज, इंदौर। सिंधिया रियासत काल में ग्वालियर अंचल की लाइफलाइन कही जाने वाली 100 साल से ज्यादा पुरानी नैरो गेज ट्रेन कोरोना काल में बंद कर दी गई। नैरो गेज ट्रेन को ब्रॉड गेज में परिवर्तित किए जाने की योजना भी फिलहाल ठंडे बस्ते में है। ऐसे में ग्वालियर से मुरैना जिले के जौरा, सुमावली, सबलगढ़ और श्योपुर जिले के लिए यात्रा करने वाले हजारों यात्री परेशान हैं। उनकी मांग है कि जब तक नैरो गेज को ब्रॉड गेज में तब्दील नहीं किया जाता, तब तक इस छोटी रेल को ही यात्रियों के लिए चलने देना चाहिए। देखिए क्या कुछ उनकी मांग है इस रिपोर्ट के जरिए। कभी ये गाड़ी ग्वालियर चंबल अंचल की शान हुआ करती थी, लेकिन अब ये थक गई है, बूढ़ी जो हो चुकी है। 100 साल में इसने लोगों को उसकी मंजिल तक पहुंचाया और अब शायद ये अपनी आखिरी मंजिल तक पहुंच गई है। कभी सिंधिया राज परिवार और ब्रिटिशर्स के लिए गांव में दौरा करने के साथ ही जंगल में शिकार का ये एक बड़ा साधन थी, लेकिन बाद में इसे ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना जिले के लोगों के आवागमन के इस्तेमाल के लिए दे दिया गया। तब से लेकर अब तक इसमें यहाँ के लोग सफर कर अपने गंतव्य तक पहुँचते थे। नहीं चल रही है, बहुत परेशानी हो रही है जनता की। गरीब लोग तो कैसे जाएं, कैसे डिग रहे हैं, बूढ़े बूढ़े हम संग आती। कभी हम अपनी रिश्तेदारी में जाएं, केरला, जौरा और सबलगढ़ तक हमारी रिश्तेदारी है और हमारी कृपा से चालू होना चाहिए। रहनुमा भी अब इसे दोबारा शुरू करने के पक्ष में नजर नहीं आते, इसलिए संचालन दोबारा हो पाना मुश्किल ही दिखाई दे रहा है। नैरो गेज ट्रेन का संचालन कोविड को ध्यान में रखते हुए बंद किया गया था। उसी प्रोटोकॉल के तहत अभी इसका संचालन की कोई अनुमति हेडक्वार्टर से नहीं मिली है, और अभी ये जो ट्रेन का संचालन होगा वो कब से होगा, तो वो मुख्यालय और मंत्रालय की परमिशन के
हिसाब के अनुसार ही तय किया जाएगा। बात अजीब लग सकती है, लेकिन यहाँ हर मुद्दे में सियासत ढूंढ ही ली जाती है। कांग्रेस ने इसके बंद होने पर सवाल खड़े किए हैं। संभावनाओं के आधार पर कि हम इसे ब्रॉडगेज में परिवर्तित कर रहे हैं, ये मानते हुए स्वीकृति तो जारी हो गई है, लेकिन राशि जब तक रिलीज नहीं होगी, काम शुरू नहीं होगा, काम प्रारंभ नहीं होगा, तब तक कैसे संभव होगा। अब मैं समझता हूँ कि हर काम में ही सियासत हो रही है केवल, और कोई काम ही नहीं हो रहा। सियासत की बात करें, आज ग्वालियर पानी के लिए तरस रहा है, त्राय हो रही है, लेकिन चंबल प्रोजेक्ट कितनी बार बात हो गई, कितनी बार घोषणा हो गई, आज चंबल प्रोजेक्ट का आज तक पता नहीं है चंबल से पानी लाने का। बीजेपी छोटी रेल का संचालन बंद किए जाने के पक्ष में नहीं है। बीजेपी के नेता रेल मंत्रालय को पत्र लिखकर इस रेल को चलाए जाने की मांग किए जाने की बात करते हुए भी नजर आए हैं। जहाँ तक कोविड के बाद ट्रेनें चालू होने का सवाल है, मेरा मानना है कि ये भी जल्दी चालू होगी। इसके लिए मैं भी बात करूंगा संबंधित अधिकारियों से। जहाँ तक ब्रॉडगेज परिवर्तन की बात है, वो काम चल रहा है। ये बात ठीक है कि चूँकि अभी आर्थिक स्थिति के कारण बजट में उसमें पूरा प्रावधान नहीं किया गया, पर काम तो चल रहा है वो। नहीं, देखिए, अब कांग्रेस तो कुछ भी कह सकते हैं, उनके पास इसके अलावा कोई बात बची नहीं है कि बिना कारण आलोचना करें। नैरो गेज को ब्रॉड गेज में तब्दील करने की योजना है, लेकिन बजट नहीं है। लोग परेशान हैं, उम्मीद से देखते हैं स्टेशन को और उस ट्रेन को जिससे उन्होंने एक लंबा सफर तय किया है। ये बूढ़ी हो चुकी ट्रेन हिम्मत के साथ फिर रफ्तार से दो हाथ करेगी या फिर इतिहास बन जाएगी, ये बड़ा सवाल है। प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर। और इधर आखिरकार दुनिया के सबसे अमीर शख्स ने अंतरिक्ष की सैर कर ही ली। जी हां, अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस अंतरिक्ष की 10 मिनट की यात्रा करके धरती पर लौट आए। वो भारतीय समय के मुताबिक मंगलवार शाम करीब 6:42 पर स्पेस टूर के लिए रवाना हुए थे। उनके साथ 3 और यात्री भी थे। इनमें एक उनके भाई मार्क, 82 साल के वैली फंक और 18 साल के ओलिवर डेमेन शामिल हैं। ओलिवर ने हाल ही में हाई स्कूल पास किया है। बेजोस के साथ स्पेस में जाने के लिए किसी अनजान शख्स ने $28 मिलियन की बोली लगाई थी, लेकिन वो इस ट्रिप में नहीं जा सका। उसी की जगह ओलिवर गए थे। इससे एक हफ्ते पहले ही 11 जुलाई को ब्रिटिश अरबपति रिचर्ड ब्रैंसन भी अंतरिक्ष सैर पर गए थे। वैसे बेजोस ने अंतरिक्ष में जाने के लिए 20 जुलाई का दिन इसलिए चुना क्योंकि अपोलो 11 स्पेसशिप के जरिए एस्ट्रोनॉट्स नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन आज से ठीक 52 साल पहले यानी 1969 में चंद्रमा पर पहुंचे थे। तो अंतरिक्ष की जो यात्रा करने का सपना था जेफ बेजोस का, वो आज पूरा हो ही गया। भारतीय समय के मुताबिक 6:42 पर अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी 10 मिनट का टूर था। लाखों फीट की ऊंचाई पर वो पहुंचे। 10 मिनट के सफर के बाद जमीन पर उतरे। उनके साथ 3 और यात्री भी साथ गए थे। जेफ बेजोस के भाई उसमें शामिल थे। और इधर स्पेस वेडिंग का सपना भी अब सच हो सकेगा। स्पेस बैलून में बैठकर 1 लाख फीट की ऊंचाई पर अब शादी भी की जा सकेगी। फ्लोरिडा की कंपनी स्पेस पर्सपेक्टिव ने खास तरह का स्पेस बैलून तैयार कर लिया है। इसका आकार एक फुटबॉल स्टेडियम के बराबर बताया जा रहा है। एक बार स्पेस बैलून में सफर करने के लिए 93 लाख रुपए चुकाने होंगे। हालांकि ये यात्रा 2024 से शुरू होगी। कंपनी का इसे लेकर कई तरह का दावा है। कई लोगों ने इस सफर के लिए बुकिंग भी करा दी है। वहीं कुछ लोगों ने वेडिंग के लिए इसे चुना है। स्पेस बैलून में एक बार में 8 लोगों को लेकर जाया जा सकेगा। 6 घंटों का सफर होगा। इसके लिए एडवांस बुकिंग भी जून के अंतिम हफ्ते से शुरू की जा चुकी है। कंपनी के मुताबिक कॉरपोरेट इवेंट और बर्थडे जैसे सेलिब्रेशन के लिए भी इसे बुक किया जा सकता है। कंपनी का यह भी कहना है कि भविष्य में स्पेस को देखना बिल्कुल यूरोप घूमने जैसा हो जाएगा। इसके लिए किसी खास तरह के कपड़े पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें बैठना बिल्कुल प्लेन में बैठने के जैसा होगा। इसका सफर सुरक्षित और आरामदायक भी होगा। आपको बताएं कि कंपनी ने इसी साल जून में बैलून की टेस्टिंग की थी। इसे नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर के पास बने स्पेस कोस्ट स्पेस पोर्ट से छोड़ा गया था। इस बैलून का नाम नेपच्यून 1 रखा गया है।
चलिए इस सपने के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।